नमस्कार यूपीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अप्रैल 2025 तक के पीरियड को कवर करने वाली घटना सार जो थी वो कवर कर ली थी, और अब जो नई घटना सार है वो आ गई है, जिसमें 2 जुलाई 2025 तक का जो करंट है वो इनक्लूडेड है। अगर हम बात करें तो ये जो नई घटना सार आई है इसमें अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों का एडिशनल करंट देके रखा गया है। हाँ, पुरानी घटना सार के पॉइंट तो इसमें है ही, क्योंकि ये जनवरी 2025 के पीरियड से शुरू हुई है और जुलाई 2 तक के पीरियड को इसने कवर किया है, तो 6 महीने का पोर्शन यहाँ पर है। तो पुराने वाले के जो चीजें हैं वो तो है ही है, और 3 महीनों का एडिशनल करंट यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। और अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली ये वाली घटना सार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर बात की जाए तो उसमें एग्जाम के पहले के जो 3 से 4 महीने होते हैं उस पीरियड के करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रोपोर्शन कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। तो क्योंकि यहाँ पर अप्रैल, मई और जून का एडिशनल करंट है, इसलिए यहाँ से इस वाली घटना साल से क्वेश्चंस के आने के चांसेस कंपेरेटिवली फिर से ज्यादा हैं, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। हाँ, पुरानी घटना साल में जो 3, 4, 5 पेज छूट गए थे उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हिंदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करंट के अलावा हिंदी आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रपोर्शन जो है क्वेश्चंस का वो कवर करती है। आरओ में हम जानते हैं 200 सवालों का एक पेपर आएगा इस बार, जिसमें 140 सवाल जो होंगे वो जीएस से होंगे और 60 सवाल जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और ये 60 सवाल एक बड़ा प्रपोर्शन जो है वो लेके चलते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से इतने ज्यादा सवाल नहीं है, केवल हिंदी के 6 टॉपिक से 60 सवाल आ रहे हैं। ये हिंदी ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करवाती है। अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इसमें बहुत कठिन भी नहीं आती, आसानी से इसमें 55 प्लस, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो 60 क्वेश्चंस भी इसमें सही सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें, इसी पर्पज से हिंदी के कई सारे वीडियो जो है वो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिला। जब पिछला जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें बहुत से साथियों ने 55, 58 और 59 क्वेश्चन तक सही सही अटेम्प्ट किए। तो ये वीडियोस तो हैं ही, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अलावा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एडिशनल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और उनके अलावा एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिलेगा। हिंदी के लिए अगर देखें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अलग अलग दूसरे पब्लिकेशंस की भी हिंदी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई जगहों पर गलतियां देकर रखी गई। कई सारी किताबों में तो बहुत सारी गलतियां हैं, कई सारी किताबों में कम है लेकिन गलतियां हैं। ठीक, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियों की भरमार है। तो एक बात ये भी है इसके अलावा कि कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन आयोग उनके अपने खुद के जवाब तैयार करके रखता है। आयोग के अपने विलोम, आयोग के अपने तत्सम और पर्यायवाची हैं जिनको वो अक्सर फॉलो करता है, जो किताब में कुछ और दिए हैं लेकिन आयोग अपना जो जवाब है वो कुछ और मान के बैठता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ज्योत्सना एक शब्द है, इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्तनी देकर रखी गई, लेकिन आयोग अपनी एक अलग वर्तनी मान के चलता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एररलेस है। किताबों में जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी इसमें सुधार लिया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एसेंस इन शीट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें शामिल है। साथ ही साथ अच्छा, उसमें उनकी गलतियों को भी सुधार कर शामिल कर लिया गया है। आयोग, इसके अलावा आयोग अगर किसी चीज का कोई स्पेसिफिक आंसर ही मानता है तो उसको भी वहां पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि आप उससे भी अवेयर रहें। इसके अलावा यहाँ पर इस इनिशिएटिव में डाउट्स का भी रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट भी इसमें शामिल है, लगभग 18 टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि इन टेस्ट में उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जहां पर आयोग आपको सबसे ज्यादा घुमा देता है, या वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स, वो शब्द जिनको लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप उन गलतियों को, उन कंफ्यूजन्स को आप पहले ही जान जाएंगे, उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे जो आप एग्जाम में कर सकते हैं।
18 टेस्ट में हर टेस्ट में 60 जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से टोटल लगभग ऐसे 1100 पॉइंट्स को कवर किया गया है, जो कंफ्यूज करते हैं, जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में अगर आप 50 के आसपास का भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम में आप 55 प्लस के स्कोर के बराबर पहुंचेंगे। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इतनी फीस नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और इतनी फीस में अगर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है। ठीक, तो अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी ही आपको एग्जाम पास कराएगी, तो हिंदी में मजबूती लानी जरूरी है। एक बात और, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर चलेगा। आपको सारा मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट के लिंक्स जो भी होंगे वो सब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। टेस्ट का आपको सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होंगे विद नेगेटिव मार्किंग होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेगमेंटल टेस्ट भी हैं, और जो एक असॉर्टेड टेस्ट होता है वो भी। अब घटना साल की शुरुआत कर लेते हैं, और घटना साल जो नई वाली उसमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो है केरल। 2020-2025 में जो कंजर्व्ड एरियाज हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉइंट है ये, उनका नेशनल एवेल्युएशन किया गया और उसमें केरल को टॉप पोजीशन मिली है। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी हमारा एक सब्जेक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और ठीक ठाक क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है, तो हमको यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र यानी कि जो कंजर्व्ड एरिया है उसका कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। अगर हम संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये एक बहुत ही वाइड टर्म है एनवायरनमेंट में, और एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत कई सारे एरियाज को कंसिडर किया जाता है। कंजर्व्ड एरिया का मतलब अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कंजर्व्ड एरिया या संरक्षित क्षेत्र किसी जमीन का या समुद्र का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको सरकार के द्वारा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, या जो नेचुरल ब्यूटी या सुंदरता या किसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजों को बचाने के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित कर दिया जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि प्रकृति को इंसानी गतिविधियों यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनसे होने वाले नुकसान से बचाना, और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको सहेज के रखना, उसको बचा के रखना है। भारत में अगर बात करें तो भारत में जो कंजर्व्ड एरियाज होते हैं वो मेनली कई सारे प्रकार के हैं, जिनमें एक है हमारे पास नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कंजर्व्ड एरिया है जिसको हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडलीय क्षेत्र भी एक कंजर्व्ड एरिया है। इसके अलावा कम्युनिटी और कंजर्वेशन जो रिजर्व होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये जितने भी नाम हम लोगों ने लिए ये सब संरक्षित क्षेत्र यानी कि कंजर्वेशन एरिया या कंजर्व्ड एरिया का ही एक टाइप होता है। नेशनल पार्क बहुत ज्यादा आता है दिमाग में, और खबरों में भी रहता है, एग्जाम में भी आता है। तो जो नेशनल पार्क है ये सबसे ऊंचे दर्जे की सुरक्षा वाला क्षेत्र होता है, और यहाँ पर जो नियम होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। यहाँ जो नेशनल पार्क होता है इसमें पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है, पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण किया जाता है। मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी एक जानवर या किसी एक पौधे को बचाना नहीं होता है, बल्कि उस पूरे एरिया के सभी जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधों को, सभी नदियों को, पहाड़ों को, यहाँ तक कि वहां पर अगर कोई ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की चीज है उसको भी सुरक्षित रखना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर बहुत सख्त पाबंदी होती है नेशनल पार्क के अंदर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे जानवरों को चराना, जानवरों का शिकार करना, लकड़ी काटना, ये सब पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ की जो सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, वो कानून के द्वारा स्पेसिफिकली और क्लियरली वहां पर डिटरमाइंड होती हैं, और उन्हें आसानी से बदला भी नहीं जा सकता। ठीक, हालांकि लोगों को यहाँ पर घूमने और प्रकृति को देखने की परमिशन होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड और नियमों के दायरे के अंदर ये किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करें तो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है ना? तो ये जो था ये हमारे जो थे वो संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं वो है। अब करंट में हम लोग यहाँ पर जो है वो देखें, जैसे हम लोगों ने बात की थी, केरल जो है वो नेशनल इवैल्यूएशन में टॉप पर है। और यहाँ अगर बात करें तो 27 जून 2025 को केरल को राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि जो नेशनल पार्क्स हैं और जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, कंजर्व्ड एरियाज हैं, उनके मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी कि एमईई, एमईई का मतलब हो गया
मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020-2025 का एक साइकिल में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। यानी कि इसको जब इवैल्यूएट किया गया तो केरल में ये देखने को मिला कि सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर किसी राज्य ने किया है वो राज्य केरल है। किसने किया है ये मूल्यांकन? ये जो इवैल्यूएशन है ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इसमें केरल को 76.22 का जो है वो स्कोर मिला है, जो एक अकेला राज्य बन जाता है और इसको वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छे राज्य की रेटिंग मिली है इस स्कोर की वजह से। अगर हम यहाँ पर देखें कि टॉप जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 पर केरल है जिसको 76.22 का स्कोर मिला है और रेटिंग क्या रही है? बहुत अच्छी। नंबर 2 पर कर्नाटक है 74.24 की रेटिंग के साथ। फिर नंबर 3 पर पंजाब है 71.74 की रेटिंग के साथ। और नंबर 4 पर हिमाचल प्रदेश है 71.36 की MEE रेटिंग के साथ, स्कोर के साथ। यहां अगर देखें तो ये जो MEE 2020-2025 के लिए इवैल्यूएशन किया गया, इसमें टोटल 438 प्रोटेक्टेड एरियाज या कंजर्व्ड एरियाज का इवैल्यूएशन किया गया है, जिसमें IUCN और विश्व आयोग जो कि संरक्षित क्षेत्रों का है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा निर्धारित जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, वैश्विक मानदंड हैं, उनके तहत 6 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत 32 मानदंडों के आधार पर प्रबंधन प्रभावशीलता यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस का अध्ययन किया जाता है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कि कौन सा राज्य कितने इफेक्टिव तरीके से इन जो प्रोटेक्टेड एरियाज और नेशनल पार्क है उनको उनका मैनेजमेंट संभाल रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवा रहा है। ठीक। केरल के जो इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें एराविकुलम नेशनल पार्क को देश का शीर्ष पार्क माना गया है। टॉप नेशनल पार्क की कैटेगरी में इसको रखा गया है, जिसका जो एरिया है वो 97 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर रेयर शोला घास मिलती है। और नीलगिरी ताहर जो कि एक लुप्त प्राय एक पशु है, उसका प्रमुख और अंतिम निवास स्थान जो है वो ये वाला पार्क है। ध्यान रखना है कौन सा पार्क है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एराविकुलम नेशनल पार्क, जहां पर शोला घास पाई जाती है जो कि बहुत रेयर है, और जहां पर लुप्त प्राय यानी कि लगभग गायब हो गया है, लगभग लुप्त हो गया है ऐसा एक जीव जिसका नाम है नीलगिरी ताहर, वो यहाँ पर पाया जाता है। यहीं पर नील कुरुंजी के फूल भी पाए जाते हैं। नील कुरुंजी के फूल की खास बात यह है कि ये फूल 12 साल में केवल एक बार खिलता है और बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है वो समय जब ये फूल जो है वो खिलता है। ठीक। अब ये जो है ये पश्चिमी घाट के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसका जो स्कोर है 92.97% है, देश में सर्वाधिक है। किसका है? केरल की बात नहीं हो रही, केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, केरल का स्कोर तो अलग है, वो ओवरऑल केरल का स्कोर है, और ये जो 92.97 का स्कोर है एराविकुलम नेशनल पार्क की बात हो रही है। इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का दासीग्राम नेशनल पार्क है उसको 92.9% की जो है वो रेटिंग मिली है। केरल का मथकेतन शोला नेशनल पार्क 12.82 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसका स्कोर 90.63 है, जहां पर गैलेक्सी मेढक की प्रजाति पाई जाती है। ठीक, गैलेक्सी मेढक केवल यहीं पर पाया जाता है। ठीक। एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ अगर बात करें तो इसके जो मेन जो इवैल्यूएशन कंपोनेंट यानी कि जिन कंपोनेंट्स के आधार पर इवैल्यूएशन किया गया है उनमें कौन कौन से शामिल है इंपॉर्टेंट चीजें, वो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता संरक्षण, आवास गुणवत्ता यानी कि हैबिटेट की क्वालिटी की किस प्रकार का उनका आवास है, कहीं आवास को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है, उस आधार पर उसकी गुणवत्ता का या उसकी क्वालिटी का इवैल्यूएशन यहाँ पर किया गया। सामुदायिक सहभागिता यानी कि जो जो जनता है, जो लोग हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना और वहाँ का जो अनुकूली प्रबंधन है वो भी यहाँ पर एक इवैल्यूएशन के कंपोनेंट के रूप में, स्टैंडर्ड के रूप में यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो ये तो स्टेट की बात है। स्टेट की बात अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यूनियन टेरिटरीज को भी यहाँ पर कंसीडर किया है, और यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स में अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के मामले में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, जिसकी रेटिंग जो है वो 85.16% है। और सबसे निचला स्थान जो है वो लद्दाख का है 34.9% के साथ, और इसकी रेटिंग में क्या आ गया? कमजोर इसको रखा गया है, कमजोर कैटेगरी में इसको डाला गया है।
तो ये हमारा था केरल के संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन वाला पॉइंट। अगला है हमारा शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। 2.0 का मतलब है कि ये दूसरा है, और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष यानी कि जो एकेडमिक ईयर है 2022-2023 और 2023-2024 के लिए ज्वाइंटली एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 जारी किया गया है। ये बेसिकली क्या है, ये भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया एक एडवांस्ड इवैल्यूएशन टूल है, उन्नत मूल्यांकन उपकरण है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। यानी कि स्कूल की जो एजुकेशन एक सिस्टम है उसको ये इवैल्यूएट करने के लिए डेवलप किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का एक एक रिवाइज्ड एडिशन है, उसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके इस 2.0 वाले को लेके आया गया है। इसे पहली बार 2017-18 में शुरू किया गया था। यहाँ पर पीजीआई 2.0 में 73 संकेतक या 73 इंडिकेटर्स हैं, जो 6 इंपॉर्टेंट डोमेन्स में उनको डिवाइड करके रखा गया है, और इसमें जो स्कोर दिया जाता है वो 1000 अंकों का स्कोर है। यानी कि अलग अलग जगहों को इवेलुएट किया जाएगा और जो मैक्सिमम यहाँ पर स्कोर होगा वो 1000 होगा। ठीक, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स या कंपोनेंट्स यहाँ पर जिनको एवेल्युएट किया जाता है वो कौन कौन से हैं? स्कूलों में नामांकन तक पहुंच, यानी कि स्कूल एनरोलमेंट तक जो पहुंच है उसको देखा जाएगा। बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पर फैसिलिटीज। जेंडर, जाति एवं सामाजिक समूहों के बीच समान अवसर, यानी कि स्कूली शिक्षा के लिए जो अलग अलग जातियां हैं, जो अलग अलग हमारे पास सामाजिक समूह हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनको समान अवसर शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन और उनका मैनेजमेंट यानी कि नीति कार्यान्वयन और उनका प्रबंधन। लर्निंग आउटकम यानी कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसका आउटकम क्या निकल रहा है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां और शिक्षक शिक्षण एवं प्रशिक्षण इसमें शामिल, यानी कि टीचर्स की एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और टीचर्स की ट्रेनिंग को भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है, क्योंकि जब एक ट्रेंड और एजुकेटेड टीचर होगा तभी वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा, बेहतर तरीके से नॉलेज को वहां पर इम्पार्ट कर पाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पीजीआई 2.0 के टॉप 4 लेवल्स में स्थान नहीं बना पाया, और टॉप 4 लेवल का जो स्कोर है वो 761 से 1000 अंकों के बीच का है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी यूनियन टेरिटरी एज वेल एज किसी भी स्टेट का जो स्कोर है वो 761 या उसके ऊपर नहीं गया है। चंडीगढ़ ने 719 यहाँ पर अंक प्राप्त किए हैं, और 701 से 760 के बीच के स्कोर के साथ ग्रेड 1 तक पहुंचने वाला अकेला यूनियन टेरिटरी जो है वो बना है। यानी कि जो यूनियन टेरिटरी सबसे टॉप पर है वो कौन है? वो चंडीगढ़ है, जिसका स्कोर कितना है? 719, और जो ग्रेड 1 में प्रतिष्ठा 1 में पहुंचा है। अब यहाँ पर देखें अगर तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, 10 ग्रेड्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है स्कूलों को। पहली ग्रेड हमारे पास आती है, इसको हम दक्ष यानी कि एफिशिएंट बोलते हैं, जिसका जो स्कोर है परसेंटेज है वो 91 से 100% के बीच में होता है, जिसका जो स्कोर होना चाहिए वो 941 से 1000 होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर हमारे अलग अलग जो ग्रेडिंग्स हैं वो हैं। तो 10 ग्रेडिंग में पहला है दक्ष जो टॉप पर है, जिनका स्कोर 881 से 940 या परसेंटेज जो है वो 81% से 90% तक है, वो उत्कर्ष में है। फिर अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3 की जो कैटेगरीज है वहां पर डाला गया है। तो चंडीगढ़ है वो यहाँ पर 701 से 760 के बीच की कैटेगरी में, क्योंकि इसका स्कोर कितना है? 719 है, तो उसको प्रचेष्टा 1 की कैटेगरी में जो है वो डाला गया है। ठीक, 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, केरल, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान ने 581 से 640 के बीच में स्कोर किया है, और इससे वो ग्रेड उनका जो है प्रतिष्ठा 3 में आ गए हैं। ये वाली कैटेगरी में है, क्योंकि 581 640 है, तो ये वाली प्रतिष्ठा 3 की कैटेगरी में ये जो राज्य हैं वो आ रहे हैं। मेघालय 471.9 अंकों के साथ आकांक्षी 3 कैटेगरी में आया है, जो सबसे लास्ट कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आया है मेघालय। ठीक,
अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें कुछ बातें निकल के आई हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये चैलेंजेस क्या हैं? ये चैलेंजेस है रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट, आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसके बारे में बात करी गई है कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। यानी कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता चला जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छात्रों को स्कूल में बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती होती है। ड्रॉप आउट रेट यानी कि यानी कि स्कूल छोड़ने की दर को ड्रॉप आउट रेट बोलते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। क्षेत्रीय असमानता भी एक चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है, वहीं मेघालय जो है वो सबसे नीचे लेवल पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में देखने को मिल रही है इनइक्वालिटी, देखने को मिल रही है एक डिस्पैरिटी, देखने को मिल रहा है एक अंतर, एक असमानता देखने को मिल रही है, जो कि सही नहीं है। सभी को बराबर बराबर बढ़ना चाहिए, बराबर बराबर तरक्की करनी चाहिए। अगला है आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एक नेक्स्ट जनरेशन है। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना जो तेज है उस स्पीड पर काम कर सकती है। ये उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की ताकत रखती है जिन्हें आज के कंप्यूटर कभी भी हल करने की कैपेसिटी नहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक। अब यहाँ अगर देखें तो हमारे जैसे फोन है, हमारे लैपटॉप है, और जितने भी सामान्य कंप्यूटर होते हैं सभी बिट्स पर काम करते हैं। अरे तो आप जानते ही होंगे बिट्स पर काम करते हैं। बिट जो है वो एक स्विच की तरह होता है, 0 और 1 के हिसाब से काम करता है। 0 को ऑफ माना जाता है, 1 को ऑन माना जाता है, और कंप्यूटर की सारी जो वर्किंग है, सारी जो कैलकुलेशन है, सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो इसी 0 और 1 के जो सीक्वेंस है उसी में स्टोर करी जाती है। और एक समय में या तो 0 एग्जिस्ट करेगा या 1 एग्जिस्ट करेगा, दोनों बिट एक समय में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। 0 और 1 दोनों ही, जो हमारे एक क्लासिकल कंप्यूटर जिन पर हम आजकल काम करते हैं, वो चाहे लैपटॉप हो या कुछ भी हो, 0 और 1 में एक समय में एक ही मौजूद होता है। वही क्वांटम कंप्यूटर जो है क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल करता है क्यूबिट्स का, बिट्स का इस्तेमाल नहीं करता। क्यूबिट बेसिकली क्या है? क्यूबिट क्वांटम फिजिक्स के जो नियम है उनके आधार पर काम करती है। और दो यहाँ पर सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन होती है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में ये कहा जाता है कि एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। 0 और 1 दोनों हो सकता है। दूसरी कैटेगरी, दूसरा जो तरीका है वो होता है एंटेंगलमेंट, जिसमें जो क्यूबिट्स हैं, दो क्यूबिट, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इनकी डिटेल में हमको नहीं जाना, हालांकि इन टर्म्स से हमको वाकिफ होना जरूरी है। ठीक है। अब आसान भाषा में अगर हम बात करें तो क्लासिक कंप्यूटर, इसको हम एक ऐसे स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं जो एक बार में गणित का एक ही सवाल हल कर सकता है। वहीं जो क्वांटम कंप्यूटर है उसको एक ऐसे जीनियस स्टूडेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं जो एक ही साथ, एक ही समय में गणित के हजारों सवालों को एक साथ सॉल्व कर सकता है ना। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि आने वाला जो समय है वो क्वांटम कंप्यूटर का समय होगा। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आज के सुपर कंप्यूटर से भी हजारों लाखों गुना ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा तेज होंगे। ठीक। और ये बेसिकली हमारे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कामों के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दवाओं, मटेरियल साइंसेस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किए जाने की बात चल रही है। ठीक। और इसी से रिलेटेड भारत में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है वो कहाँ पर आ रही है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पर? विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान भारत ने क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की घोषणा की। ध्यान रखनी है, कहां पर? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में इस क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की जाएगी।
स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी और जो नेशनल क्वांटम मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप एक नेशनल इनोवेशन सेंटर के रूप में काम करेगी, एक राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में काम करेगी। जमाना बदल रहा है। हम लोगों ने सुना है कि एक जमाना था जब कंप्यूटर आया था और कंप्यूटर ने आके दुनिया को बदल के रख दिया, और वैसे ही हम लोग फिर से एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकें उभर कर आ रही हैं, और ये भी आने वाले समय में दुनिया को बदलने का मादा जो है वो रखती हैं, और हमारी सरकार इनके लिए तैयार है। और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एआई मिशन उसने लॉन्च किया है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए उसने एनक्यूएम यानी कि नेशनल क्वांटम जो मिशन है उसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो हम तैयार हैं, हमारी सरकार भी तैयार है और कदम से कदम बढ़ाकर आगे चल रही है। ये जो क्वांटम वैल्यू है, ये हेल्थ केयर से लेकर एग्रीटेक जैसे कई क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग की जो पावर है, हम जान गए पावर कितनी इसके अंदर है, उसका समाज और उद्योग के लाभ के लिए उपयोग में लाने का काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वांटम कंप्यूटिंग वाला एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। फिर है केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य जो है वो खोला गया है, यानी कि बटरफ्लाई सैंक्चुरी जो है खोली गई है। कहाँ पर खोली गई है? केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने राज्य के अरलम अभयारण्य यानी कि जो अरलम सैंक्चुरी है, कहाँ की अरलम सैंक्चुरी है? केरल की। वहां पर भारत का पहला तितली अभयारण्य यानी कि जो बटरफ्लाई सैंक्चुरी है उसकी घोषणा करी है। ये 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों, सर्वेक्षणों और राज्य वन विभाग और मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो रिसर्चर्स हैं उनके सतत प्रयासों का परिणाम है कि ये खोला जा रहा है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल के कन्नूर जिले में ये स्थित है, और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है अरलम तितली अभयारण्य यानी कि अरलम जो है वो बटरफ्लाई सैंक्चुरी इसका नाम कर दिया गया है। पश्चिमी घाट की हरियाली में फैला हुआ है, 55 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, और 266 से ज्यादा 266 से ज्यादा यहाँ पर जो बटरफ्लाई यानी कि तितली की स्पीशीज है वो यहाँ पर कंजर्व करी गई है, जिसमें कई सारी दुर्लभ और संकटग्रस्त तितलियों की प्रजातियां भी शामिल हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई सफारी ट्रेल और गाइडेड जो टूर है वो भी संचालित किया जाता है, जिसमें आने वाले लोगों को तितलियों के व्यवहार के, उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका जो कंजर्वेशन, उसके बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इनके बारे में उनको बताया जाता है। ठीक। फिर अगला है नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा। बिग कैट अलायंस के बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, जो डेली वीडियो थे उसमें बिग कैट अलायंस के बारे में कई बार बात करी। जो पिछला हमारे पास घटना साल थी, हम लोगों ने पुरानी वाली कवर करी थी अप्रैल 2025 तक वाली, उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। और इसी बिग कैट अलायंस के लिए एक नया पॉइंट हमारे पास यहाँ पर करंट का आया है, जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पर देखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हाल ही में इसमें कई सारी चीजें नई नई हुई हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा समझना इसके बारे में जरूरी है। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है यानी कि आईबीसीए है, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत ने 9 अप्रैल 2023, तारीख ध्यान रखनी है, 9 अप्रैल 2023, 9 अप्रैल 2023 को एक खास दिन था। इस दिन को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और इस 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दुनिया भर में जो 7 इंपॉर्टेंट बिग कैट्स पाई जाती हैं उनकी प्रोटेक्शन करना और उनके कंजर्वेशन को मजबूत करने का काम करना है। यानी कि ये ग्लोबल अलायंस है, और इसकी शुरुआत जो थी मैंने बताया 9 अप्रैल 2023 को की थी। किसने की थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ऑब्जेक्टिव वही है, जैसे हम लोग मिलकर कोई जरूरी काम करने के लिए टीम बनाते हैं, वैसे जो आईबीसीए है वो दुनिया के कई सारे देशों को, स्पेशलिस्ट को और संस्थाओं की एक टीम के रूप में काम करेगी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा और इकलौता ऑब्जेक्टिव होगा दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों को, बिग कैट्स को, और उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उनका जो प्राकृतिक आवास है उसको बचाना। यहाँ पर अगर बात करें तो 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा इनके नाम। इनमें बाघ यानी कि टाइगर है, शेर यानी कि लॉयन, तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, ये 7 बड़ी बिल्लियां यहाँ पर जो है वो शामिल हैं। और इसी की जो पहली सभा है उसका जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में किया गया है।
यहाँ पर अगर देखें तो भारत ने इंटरनेशनल बिग कट अलायंस यानी कि आईबीसीए की पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया। इसकी अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता करी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्टर जो यूनियन के हैं, भूपेंद्र यादव ने। और इसमें 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया है। मिनिस्ट्रियल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ये जो महासभा है, ये 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों जिनके नाम हम लोगों ने अभी देखे, कौन कौन से हैं? बाघ यानी कि टाइगर, शेर यानी कि लॉयन, तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा की रक्षा के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई है। 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कट अलायंस की इस महासभा का आयोजन हुआ है। तारीख ध्यान रखनी है, तारीख भी अब पूछने लगा है, तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी तारीख भी हमें दिमाग में रखते हुए चलनी है। ठीक। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जो आईबीसी है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तो ये यहीं पर लिखा हुआ है कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आधारित है, जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर आईबीसीए की घोषणा की थी। तारीख हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तारीख क्या है? 9 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। मुझे बताइए कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब लॉन्च किया गया था? ठीक, ईयर मुझे बताइएगा, बहुत आसान है। ठीक है। ये जो महासभा ही है इसमें इस संगठन की यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, इसकी नियमावली यानी कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो क्या होंगे, और इसका जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को ऑफिशियली स्टैब्लिश करने की बातचीत यहाँ पर इसमें करी गई है। ठीक। आईबीसीए मार्च 2024 में, देखिए मार्च 2024 में शुरुआत हुई है। लॉन्च यानी कि घोषणा कब हुई है? घोषणा 9 अप्रैल 2023 को हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। एक वैश्विक पहल है जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए के तत्वाधान में गठित करी गई है। ये उन 95 देशों को शामिल करता है जहां पर बड़ी बिल्लियां नेचुरली जो है वो पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव और टारगेट हम लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं, तो उसको दोबारा से देखना नहीं है। यहाँ अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से आईबीसीए का अध्यक्ष चुना गया और साथ ही एसपी यादव को महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि आईबीसीए का अध्यक्ष इसको बनाया गया है भारत के यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र जो सिंह यादव है, उनको आईबीसीए का अध्यक्ष बनाया गया और एसपी यादव को इसका महानिदेशक बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, उनको यहाँ पर अप्रूव किया गया, उनको अनुमोदित किया गया है। जैसे भारत के साथ मुख्यालय समझौता यानी कि हेडक्वार्टर एग्रीमेंट, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? भारत में रहेगा। इसका वर्क प्लान, इसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर और इसकी फिनेंशियल रेगुलेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को इस महासभा में अप्रूव किया गया है। यहाँ पर विश्व के 9 देशों ने इसमें अपने पार्टिसिपेशन को फिर से उसको रेटिफाई किया है, उसकी पुष्टि की है, उसकी बात अप्रूवल लिया है। कौन कौन से? ये नाम इंपॉर्टेंट है: भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, जिसको पहले स्वाजीलैंड कहा जाता था, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। ये वो 9 देश हैं जिनने इसकी भागीदारी की पुष्टि करी है कि वो इसमें भागीदारी करेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा एचएएल का इसरो से एसएलवी तकनीकी हस्तांतरण समझौता यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। ठीक। एचएएल ने किया है किसके साथ? इसरो के साथ किया है। किसके लिए किया है? एसएसएलवी से के लिए किया है। एसएसएलवी का मतलब क्या होता है? एसएसएलवी का पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, लिख देता हूं, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल होगा जो छोटे यानी कि लघु उपग्रहों के लॉन्चिंग के लिए यानी कि उनके प्रक्षेपण के लिए काम आएगा। ठीक। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है इसरो ने, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक। अब हमारे पास कई सारे बड़े रॉकेट्स हैं, कई सारे बड़े लॉन्च व्हीकल जैसे पीएसएलवी है, जीएसएलवी है। ठीक। एनजीएलवी की बात चल रही है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की। ये जो है ये बड़े सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का काम
करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भेजना होता है। और अगर छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भेजना है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ा ट्रक है, उस बड़े ट्रक में एक छोटे से बॉक्स को भेजना है, तो एक छोटे से बॉक्स को भेजने के लिए एक बड़े ट्रक को बुक करना महंगा होगा और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसके लिए छोटी सी कोई गाड़ी बुक कर दी जाए और गाड़ी से भेज दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक छोटा जो लॉन्च व्हीकल है, छोटा रॉकेट है, वो डेवलप यहाँ पर किया गया है। इसरो ने इसी के लिए एसएसएलवी को बनाया है, जिसको हम एक मिनी ट्रक या टैक्सी के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो जो एसएसएलवी है इसकी खासियतें क्या है, क्योंकि छोटा है बड़े रॉकेट की तुलना में, तो ये कम लागत आती है इसको बनाने, और इसको लॉन्च करने में भी खर्च कम आता है, जल्दी तैयार होता है। जहां बड़े रॉकेट्स को तैयार करने में कई हफ्ते और महीने लग जाते हैं, वही एसएसएलवी को 24 से 72 घंटे के अंदर लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। छोटे सैटेलाइट्स के लिए है ये 10 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक के छोटे सैटेलाइट्स को ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है यानी कि एलईओ है वहां पर स्टैब्लिश कर सकता है। ठीक, जल्दी इसको तैयार किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर बहुत कम समय में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि लॉन्च ऑन डिमांड भी यहाँ पर इसकी वजह से अवेलेबल हो जाएगी, और ये गेम चेंजर के रूप में काम आएगा। दुनिया भर में बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और भारत अपनी इस क्षेत्र में प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। और अपने इस एसएसएलवी की वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में, यहाँ पर स्पेस मार्केट में भारत जो है एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा, और दुनिया के कई सारे देश अपने छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भारत के पास आएंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ पर इस एसएसएलवी को डेवलप तो इसरो ने किया, लेकिन इसरो मैन्युफैक्चरिंग का काम तो करता नहीं, इसरो तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तो डेवलप कर दिया है। लेकिन इसको बनाने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? इसको बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और इसी के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफर का ये एग्रीमेंट किया गया है। तो यहाँ अगर देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है। उसने 21 जून 2025 को एसएसएलवी की जो टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफर के लिए 511 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एचएएल है वो अकेला नहीं है। यहाँ पर बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन और हैदराबाद की जो बीडीएल है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, वो भी यहाँ पर शामिल थी। लेकिन बाजी किसके हाथ में लगी? बाजी हाथ में लगी एचएएल के। ठीक, यहाँ पर कई सारी कंपनीज को चुना गया, कई सारे फेजेस में बोलियां लगी, और अल्टीमेटली एचएएल के पास आ गया। और अगले 2 साल तक जो इसरो है वो एचएएल को एसएसएलवी की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करेगा। इस दौरान एचएएल को 2 प्रोटोटाइप रॉकेट यानी कि 2 मॉडल रॉकेट बनाने होंगे, और इसरो की आपूर्ति श्रृंखला का प्रयोग करना होगा, जो सप्लाई चेन इसरो की, इसका इस्तेमाल करना होगा। एचएएल इसकी डिजाइन में अभी कोई बदलाव नहीं कर सकता है, उसको वही डिजाइन और वही तकनीक इस्तेमाल करनी होगी। जो कौन देगा? उसको इसरो देगा। हालांकि 2 साल के बाद एचएएल जो है वो अपनी खुद की सप्लाई चेन चुन सकता है, डिजाइन को बेहतर कर सकता है, लेकिन बेहतर करने के लिए इसरो की सलाह भी वो ले सकता है। यहाँ पर इस समझौते में हर साल 6 से 12 एसएसएलवी रॉकेट बनाना जो है वो निश्चित किया गया है। 6 से 12 के बीच में कुछ भी बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जाएंगे वो बाजार की मांग पर डिपेंड करेगा। ठीक, छोटा रॉकेट है वो हम लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं, कम लागत वाला है, जल्दी लॉन्च करने की सुविधा देता है, छोटे फ्लैट्स के लिए उपयोगी है। और यह अनुबंध भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम लोग बात कर चुके हैं अभी इसकी। भारत अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में सिर्फ 2% का हिस्सा रखता है, और मैंने बताया था कि इसके डेवलप होने के बाद भारत एक बड़ा खिलाड़ी बन के उभरेगा। और ये माना जा रहा है कि अगले जो डिकेड आएगा, अगला जो दशक आएगा, वो 44 बिलियन डॉलर यानी कि 3.81 लाख करोड़ तक भारत इसको ले जा सकेगा, ये टारगेट रखा गया है। ठीक, एचएएल का ये जो कदम है भारत को छोटे सैटेलाइट लॉन्च में ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाने में मदद करेगा। एचएएल हम जानते हैं पहले ही बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर जैसे डिफेंस प्रोडक्ट ये बनाता है। अब एसएसएलवी के साथ जो एचएएल है वो स्पेस सेक्टर में भी अपनी जगह बना रहा है। जो इन स्पेस है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, उसके अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका है, उन्होंने ये कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मॉस के बाद एचएएल रॉकेट बनाने वाली तीसरी कंपनी होगी। तो कितनी कंपनियां रॉकेट बनाने लगेंगी अब?
तो यहाँ पर अग्निकुल कॉस्मोस तो बना ही रही है, स्काई रूट एरोस्पेस भी बना रही है, और एचएएल जो है वो इस क्षेत्र में तीसरी कंपनी हमारी होगी। एक चीज और यहाँ पर देखें कि जो एसएसएलवी है इसकी पहली सफल उड़ान हो चुकी है, और उसको नाम दिया गया था एसएसएलवी D2 मिशन। क्या नाम दिया गया था? नाम दिया गया था SSLV-D2 मिशन। और इस एसएसएलवी D2 मिशन ने फरवरी 2023 में उड़ान भरी थी, और 3 छोटे सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में इसने स्थापित किया था। अगला पॉइंट हमारे पास है डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 200 जेट का उत्पादन। डसाल्ट एविएशन हम जानते हैं फ्रांस की कंपनी है जो राफेल से रिलेटेड है। तो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा करी कि वो फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगा। तो डसाल्ट एविएशन कंपनी है जो एरोप्लेन से रिलेटेड है, फाइटर जेट से भी रिलेटेड है, और यहाँ पर वो एक एडवांस्ड एग्जीक्यूटिव बिजनेस जेट बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन खोलने की बात कर रहा है। घोषणा जो है वो 2025 पेरिस एयर शो में करी गई है, और भारत में निर्मित पहला फाल्कन 2000 यानी कि जो इस असेंबली लाइन में बना हुआ पहला बिजनेस जेट होगा, एग्जीक्यूटिव जेट होगा, वो 2028 में आने की संभावना है। ठीक, ये पहली बार होगा जब डसाल्ट अपने फाल्कन 2000 LXS एग्जीक्यूटिव बिजनेस जेट का निर्माण फ्रांस के बाहर करेगा, जो भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगा। राफेल की बात हम लोगों ने करी थी कि राफेल से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डसाल्ट जो है वो राफेल लड़ाकू विमानों का भी निर्माता है। और जून 2025 में डसाल्ट एविएशन ने हैदराबाद में लड़ाकू विमानों के धड़ के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और हैदराबाद के इस प्लांट में 2028 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, डसाल्ट एविएशन के इतिहास में पहली बार है कि उसका जो राफेल फाइटर प्लेन है वो फ्रांस के बाहर निर्मित किया जाएगा। इसके पहले ये राफेल फ्रांस के बाहर कभी भी डेवलप नहीं किया गया, मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। हैदराबाद में जो यहाँ पर हो रहा है उसमें ये डेवलप किया जाएगा। फाल्कन 2000 LXS में दोबारा आ जाते हैं। ये जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट है इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? महाराष्ट्र के मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किया जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड नागपुर सुविधा में इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसका नाम क्या है? डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर डसाल्ट और रिलायंस एविएशन लिमिटेड के बीच में कुछ समझौता हुआ है। तो डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड बेसिकली डसाल्ट एविएशन और रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच में एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि एक ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, जो रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड है ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सब सहायक कंपनी यानी कि एक सब्सिडियरी है, और इसका जो मालिकाना हक है वो अनिल अंबानी के पास है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। ठीक, भारत अब दुनिया का पांचवां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने की क्षमता होगी। अभी अगर देखें तो फ्रांस, कनाडा, ब्राजील और यूएसए जो है वो इस प्रकार के विमान बनाते हैं, और अब भारत पांचवां देश बन जाएगा जहां पर ये काम होगा। ठीक, बस अब इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ये पॉइंट भी देख लेते हैं कि डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड को फॉल्कन सीरीज के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसमें फॉल्कन 6X और फॉल्कन 8X प्रोग्राम जो है वो शामिल होंगे। फिर है सैफरान और एचएएल में लीप इंजन के पार्ट्स बनाने का समझौता। अब एक नई चीज हमारे सामने आ जाती है, लीप इंजन। लीप बेसिकली क्या है? तो जो लीप इंजन है, बेसिकली लीप इंजन हवाई जहाज में लगने वाला एक बहुत ही एडवांस्ड इंजन है। ठीक, लीप का जो पूरा नाम है वो है लीडिंग एज एविएशन प्रपोल्शन। क्या? लीडिंग एज एविएशन प्रपोल्सन। और इसको सीएफएम इंटरनेशनल नाम की कंपनी जो है वो बनाती है, जो अमेरिका की जीई एविएशन और फ्रांस की सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन की एक ज्वाइंट कंपनी है। ठीक, अब
हम लोग देखें तो आज से अगर कुछ सालों पहले एक एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जो गाड़ियां आती थी, टू स्ट्रोक गाड़ियां आती थी, उन गाड़ियों में पेट्रोल ज्यादा खर्च होता था, धुआं भी ज्यादा निकलता था, प्रदूषण भी ज्यादा निकलता था। अब हमारे पास फोर स्ट्रोक गाड़ियां आ गई हैं, फिर अलग अलग स्टैंडर्ड्स आए, भारत फोर, भारत सिक्स जैसे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। और जो नए मॉडल्स गाड़ियों के आ रहे हैं उनमें नए प्रकार के इंजन्स लग रहे हैं जो ज्यादा माइलेज भी देते हैं, कम धुआं छोड़ते हैं, कम आवाज करते हैं। इसी तरीके से लीप इंजन जो है वो भी हवाई जहाजों के लिए डेवलप किया गया एक नई कैटेगरी का एडवांस्ड और उन्नत एक इंजन है। ठीक है। ये इंजन में तीन सबसे बड़ी खासियतें हमको देखने को मिलेगी। एक, सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि बहुत जबरदस्त माइलेज इसका है। पुराने इंजनों के कंपैरिजन में 15 से 20% तक कम फ्यूल का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, यानी कि जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनका जो फ्यूल पर, ईंधन के ऊपर जो खर्च हो रहा था, करोड़ों का जो खर्च हो रहा था, वो बचता है। और इसका मतलब है कि हवाई यात्रा भी जो है वो सस्ती हो जाएगी। ये पॉल्यूशन भी कम करेंगे क्योंकि यहाँ पर ईंधन कम जलेगा, फ्यूल कम जलेगा, तो पर्यावरण में जो जो हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कम छूटेंगे और पर्यावरण के लिए भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी कि हवाई यात्रा सस्ती हो सकती है क्योंकि माइलेज हमारे पास बेहतर होगा, कम फ्यूल खर्च होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें हैं। और इसी से रिलेटेड पॉइंट है ये कि भारत के HAL और फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के बीच में एक इंपॉर्टेंट समझौता पेरिस एयर शो के 55वें संस्करण के दौरान, 55th एडिशन के दौरान हुआ है। और ये दोनों कंपनियां जो है मिलकर लीप इंजन के पार्ट्स तैयार करेंगी। लीप इंजन यानी कि लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन का इंजन के पार्ट तैयार करेंगी। इसके अलावा जो सेफ्रान है ये तेजस MK2 के लिए 110 केन क्षमता वाला शक्तिशाली इंजन का निर्माण का प्रस्ताव भी उसके द्वारा किया गया है। इतना बस यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 में हमारी आखिरी जनगणना हुई थी और अब 2011 के बाद जो जनगणना होनी थी वो 2021 में होनी थी। लेकिन कोविड आ गया और कोविड होने की वजह से 2021 की जनगणना को टाल दिया गया और वो तब से लगातार टलती हुई चली आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी करने की बात हुई है और ये कहा गया है कि 2027 में जनगणना यहाँ पर की जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को ये जारी किया है और कहा है 2027 में जनगणना होगी। ठीक। ये जनगणना जो है वो 16 सालों के बाद की जाएगी और 4 जून 2025 को इसकी घोषणा की गई है। घोषणा 4 जून को करी गई है, अधिसूचना 16 जून को जारी करी गई और जनगणना 2027 में होगी। इस जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना भी शामिल होगी, कास्ट सेंसस भी पहली बार यहाँ पर किया जाएगा। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना भी होगी और स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी सेंसस, पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गणना भी शामिल की जाएगी। अधिकांश क्षेत्रों के लिए जो संदर्भ तिथि है वो 1 मार्च 2027 तक की गई है, यानी कि 1 मार्च 2027 को उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है इसका आकलन किया जाएगा। जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं, हिमाच्छादित क्षेत्र है, उनके लिए 1 अक्टूबर 2026 इसको रखा गया है। ये कदम कोविड 2019 के कारण स्थगित हुई जनगणना को दोबारा शुरू करने का संकेत है। जनगणना 2027 जिसे 28 फरवरी 2027 तक किया जाना है, जो संदर्भ तिथि है, रेफरेंस डेट है, वो 1 मार्च 2027 को सुबह 12 बजे होगी। और इसके पहले चरण में जो है वो घरों का की लिस्टिंग करी जाएगी और दूसरे चरण में जनगणना करी जाएगी, यानी कि 2 चरणों में होगी। पहले चरण में घरों की लिस्टिंग होगी और दूसरे चरण में लोगों की गिनती करी जाएगी। ठीक। जातिगत जनगणना कई दशकों के बाद फिर से सरकारी स्तर पर की जाएगी, जिसमें सामाजिक न्याय और जो पॉलिसी डिसीजंस होंगे उनमें सुधार की संभावना बढ़ेगी। ठीक। ये अब तक की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, 2 चरणों में होगी। तो ये तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी जिसमें भारत की जो जनसंख्या है वो 1.2 अरब से ज्यादा जो है वो दर्ज करी गई थी। हालांकि हाल ही में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, यूनाइटेड नेशंस की भी आई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की भी आई, जिसमें कहा गया है
कि भारत की जो जनसंख्या है दुनिया में सबसे ज्यादा है, और चीन को पछाड़कर अब वो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ गया है। क्योंकि कास्ट सेंसस भी हो रहा है, तो कास्ट सेंसस जब हम लोग करेंगे तो हमको भारत में जो अलग अलग जातियां हैं, खासतौर से जो पिछड़ी जातियां हैं, जो डिप्राइव्ड कास्ट है, कम्युनिटीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और जब इनके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी कि इनकी जनसंख्या क्या है, तो उनके लिए बेहतर तरीके से जो पॉलिसीज है वो बनाई जा सकेंगी, और इनके लिए वेलफेयर के बेटर जो मेजर्स हैं वो लिए जा सकेंगे। तो ये जनगणना योजनाओं के बेहतर आवंटन, सार्वजनिक अवसंरचना और चुनावी प्रबंधन में मदद करेगी, और जातिगत आंकड़ों के आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसी और जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं उनकी पहचान की जा सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत जो है वो नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। यानी कि पोलर रिसर्च वेसल, PRV का निर्माण करेगा। किसके सहयोग से बनाएगा? नॉर्वे के सहयोग से बनाएगा। अब भारत बेसिकली क्या है, क्यों बना रहा है? तो भारत जो है, अब ये माना जा रहा है कि भारत जो है वो साइंस और रिसर्च के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, और जो पोलर एरियाज हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर अपनी उपस्थिति और अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। अभी तक भारत जो है वो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए किराए के और दूसरे देशों के जहाजों पर डिपेंडेंट था। ठीक, यानी कि अभी तक अगर देखें तो भारत अपने आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक क्या है? उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्दर्न पोल, और अंटार्कटिक क्या है? दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउदर्न पोल। यहाँ पर जो भी अभियान चलते थे भारत के, उसमें वो दूसरे देशों जैसे रूस और नॉर्वे से बर्फ तोड़ने के में सक्षम जो जहाज है वो किराए पर लेता था। ये जो प्रोसेस था बड़ा महंगा होता था, और अक्सर सही समय पर जहाज मिल भी नहीं पाता था। इससे हमारे जो वैज्ञानिक होते थे, उनके जो अभियान है, उनकी जो रिसर्च, उसमें देरी होती थी, और पूरी तरीके से हम दूसरों पर डिपेंडेंट थे। अब भारत के पास अपना खुद का जहाज होगा, इससे भारत जब चाहे तब अपने वैज्ञानिकों को, अपने साइंटिस्ट को इन पोलर एरियाज में भेज सकता है, और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसको एक बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है। किराए के जो जहाज होते थे वो केवल कुछ महीनों के लिए अवेलेबल होते थे। अब अपना जहाज होगा तो भारतीय वैज्ञानिक जो होंगे वो पूरे साल, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, किसी भी मौसम में पोलर एरियाज में जाकर रिसर्च कर पाएंगे। इससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको समझने के लिए हमें लगातार डेटा मिलता रहेगा, जो पहले पॉसिबल नहीं होता था। और जो नया वेसल बनाया जा रहा है, बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक टूल्स और लैब से लैस होगा। बर्फ तोड़ने की इसमें बढ़िया क्षमता होगी, मोटी बर्फीली परतों को तोड़ते हुए उन जगहों पर भी जा पहुंचेगा जहां पर पहले जाना पॉसिबल नहीं था। वैज्ञानिक जो है वो जहाज पर ही जो लैब्स वगैरह बनी होंगी, जो लैब्स वगैरह वहां पर इनकॉर्पोरेट करके रखी गई हैं, वहीं पर ही नमूनों का एनालाइज कर सकेंगे, जिससे कि जो रिसर्च है और जो डिस्कवरीज है उनकी जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाएगी। गहरे समुद्र में भी जाकर ये जो मिनरल्स हैं और जो मैराइन लाइफ है उसका अध्ययन कर सकेगा। ठीक, दुनिया के लिए जो पोलर एरियाज हैं, हम जानते हैं कि अब वो केवल बर्फ से ढके इलाके नहीं हैं। यहाँ पर कई सारी नई खोजें हो रही हैं। यहाँ तक कि आर्कटिक की जो बर्फ पिघल रही है उससे कई सारे नए समुद्री व्यापारिक रास्ते भी खुल रहे हैं। इन एरियाज में तेल, गैस और कई सारे जो कीमती मिनरल्स है उनका विशाल भंडार होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और अगर भारत के पास अपना खुद का रिसर्च वेसल होगा, अनुसंधान पोत होगा, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक जो प्रेजेंस है, भारत की रणनीतिक उपस्थिति है भारत की पोलर एरिया में, वो मजबूत होगी, और यहाँ के नियमों को बनाने में भारत की भूमिका भी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए भारत ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कॉन्ग्सबर्ग कंपनी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल यानी कि ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का समझौता किया है। इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 3 जून 2025 को हुए हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो पोत है, ये जो वेसल है, ये राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अन्वेषण केंद्र यानी कि NCPOR, ठीक, NCPOR कहाँ पर है मुझे आप कमेंट में बताइएगा, उसके मार्गदर्शन में ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान का समर्थन करेगा, मतलब पोलर और ओशन रिसर्च को सपोर्ट करेगा। ठीक, भारत लंबे समय से अंटार्कटिक और आर्कटिक रिसर्च में जो है वो एक्टिव है, लेकिन अभी तक ये दूसरे देशों के किराए के जहाजों पर डिपेंडेंट था। हम लोगों ने भी इसके बारे में बात करी। ठीक, भारत की जो वेधशाल जो जो लैब्स हैं वो भी वहां पर हैं।
ठीक, बताइएगा मुझे अंटार्कटिका में भारत की कौन कौन सी जो लैब्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके नाम मुझे कमेंट में बताइए। बाकी हम लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं, भाई इतना ध्यान रखना है इसमें। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देश का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। ठीक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर जाता है। और यहाँ पर जानवरों की आवाजाही पर बाधा ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये ओवरपास जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये भी चलता रहे और जानवरों को भी अपने आने जाने की, अपने संचरण, अपने मूवमेंट में कोई रुकावट महसूस ना हो। इसमें जानवरों के लिए, पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास तैयार किया जा रहा है, जिसे ऊपर से पेड़ पौधों और घास से कवर किया गया, जिससे जंगल की तरह ही दिखाई दे और जानवर बिना किसी घबराहट के सड़क को पार कर सकें। इस ओवरपास के निर्माण से बाघों और तेंदुओं जैसी प्रजातियों की सुरक्षित आवाजाही संभव होगी और जो ह्यूमन एनिमल जो कन्फ्लिक्ट है, मानव पशु संघर्ष है, उसमें भी कमी आएगी। कॉरिडोर समग्र रूप से सतत और इको फ्रेंडली स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण जो है वो बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर है, कौन सा पार्क है, कौन रणथंभौर है, वो ध्यान रखना है। फिर है भारत में खुरधारी जानवरों की संख्या का आकलन किया गया। ऑंगुलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, खुरधारी जानवरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंगुलेट्स बोलते हैं। खुर वाले जानवर जैसे हमारे पास गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़ा हो गया, इनको खुर वाले जानवर बोला जाता है। बकरी हो गई, भेड़ हो गई। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTC और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII के द्वारा एक डिटेल्ड रिपोर्ट में भारत के जंगलों में खुरधारी स्तनधारियों की आबादी का आकलन किया गया है। कहाँ पर किया गया? जंगलों में किया गया। यानी कि पालतू जानवरों को कंसिडर नहीं किया गया, केवल जंगलों में पाए जाने वाले खुरधारी जानवरों को यहाँ पर किया गया है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास हिरन, चीतल, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये जो अध्ययन है 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना के आंकड़ों पर आधारित है और पहली बार इन प्रजातियों की व्यापक स्थिति और वितरण को दर्शाता है। अब ये जो है, ये जंगल में जो बाघ है और जो दूसरे प्रेडेटर्स हैं उनका अशिकार है, उनका भोजन है, तो इनकी उपस्थिति भी जरूरी है। अदरवाइज जो एक इकोसिस्टम का बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। भारत के जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल, जिसको स्पॉटेड डियर बोलते हैं, सांबर, बड़ा हिरण और गौर, जिसको भारतीय बाइसन बोलते हैं, वो प्रमुख हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीतल सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला ऑन्गिलेट यानी कि खुरधारी स्तनधारी है, जो अलग अलग प्रकार की हैबिटेट में जीवित रह सकता है, यानी कि इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। सांभर की आबादी अधिकांश बाघ क्षेत्रों में स्थिर है, यानी कि स्टेबल है सांभर की जो आबादी है। गौर यानी कि जो इंडियन बाइसन है वो घने जंगलों और उबड़ खाबड़ इलाकों में पाया जाता है और इसकी संख्या जो है वो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट और पूर्वोत्तर हिमालय की तलहटी में अच्छी खासी संख्या में पाया जाता है। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जो आ, पूर्व मध्य राज्य हैं, वहां पर इनकी प्रजातियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। और इसका मेन कारण क्या है? इनका आवासीय चरण, इनका जो हैबिटेट लॉस है वो, वामपंथी उग्रवाद का यहाँ पर होना, जीविकोपार्जन के लिए शिकार वगैरह जो है, जो यहाँ की ट्राइब्स वगैरह करती हैं, वो इसका मुख्य कारण है, जिसकी वजह से इनकी आबादी में कमी देखी जा रही है। दूसरी प्रजातियों की बात करें, दूसरी स्पीशीज की बात करें, तो नील गाय भारत की सबसे बड़ी जो है वो मृग प्रजाति है। हम नील गाय को गाय बोलते हैं, लेकिन ये गाय नहीं है, ये मृग यानी कि डियर की एक स्पीशी है, जो कृषि क्षेत्रों में देखी जाती है और भारत में खासतौर से उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में खेती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जो जानवर है उनमें से ये टॉप पर है। इसकी संख्या कुछ स्थानों में अधिक है, लेकिन कुछ जगहों पर यह फसलों के नुकसान पहुंचाने के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण बनती है। ऐसे ही हॉग डियर और बारहसिंगा प्रजातियां विशेष रूप से घास के मैदानों और वेटलैंड से पाई जाती है। इनके आवासों के क्षरण यानी कि हैबिटेट के लॉस की वजह से इनकी संख्या में गिरावट आई है। तो जंगली भैंसा है, ये भी कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो असम और छत्तीसगढ़ में आवासीय क्षरण यानी कि हैबिटेट लॉस और पालतू भैंसों के साथ इनका जो संकरण हो रहा है, उसके वो इसके लिए खतरा बनता
चला जा रहा है। ठीक। अब जैसा मैंने बताया कि फूलधारी जो स्तनधारी होते हैं वो बाघ और दूसरे प्रेडेटर के लिए भोजन है। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रेडेटर है वो तभी अस्तित्व में रह सकता है जब उसके लिए भोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध रहे। तो अगर इनकी संख्या में गिरावट आएगी तो जो बाघ और जो दूसरे प्रेडेटर हैं उनके लिए भोजन कम हो जाएगा और उनकी जो जीवन है उस पर भी असर पड़ेगा और एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो खूरधारी स्तनधारियों की संख्या में गिरावट बाघों के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि वे उनके मुख्य शिकार हैं। जब शिकार की उपलब्धता कम होती है तो बाघ मानव बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। हम लोग अभी हाल ही में देख रहे हैं कितनी खबरें निकल के आ रही, लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, यहाँ तक कि लखनऊ में भी जो बाघ और तेंदुए खुलेआम आपको घूमते हुए अक्सर खबर मिल जाती है कि इस एरिया में बाघ घूमते हुए देखा गया, तेंदुआ घूमते हुए देखा गया। तो ये जंगल से निकलकर यहाँ पर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं? कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो हैबिटेट लॉस है, जंगलों की कटाई है, और उसका जो शिकार है उस शिकार की होने वाली कमी है। और भोजन की तलाश में ये आदमियों के रहने वाले इलाकों में, रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहे हैं, जिससे कि एक कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ठीक। तो बाघ मानव बस्तियों की ओर बढ़ते हैं, जिससे पालतू जानवरों का शिकार करते हैं और मानव बाघ संघर्ष जो है, ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता है। इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? इनके हैबिटेट का पुनर्स्थापन दोबारा से किया जाना चाहिए। शिकार पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जो लोकल कम्युनिटीज है उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। प्रजातियों का पुनः परिचय यानी कि उनका री इंडक्शन बहुत जरूरी यहाँ पर है। ठीक। बाकी चीजें वही बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इतना हमको इसमें ध्यान रखना है, इतना हाईलाइट कर रहा हूं, बस उतना पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत 2026-2028 के लिए इको सॉक के लिए चुना गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 4 जून 2025 को 2026-2028 का जो पीरियड है, इस पीरियड के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक का जो सदस्य है उसको चुना गया है भारत को। ठीक। इकोसॉक का पूरा नाम अगर इंग्लिश में देखा जाए तो वो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मैं लिख देता हूं, इकोसॉक का पूरा नाम होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका पूरा नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका नाम है, यूनाइटेड नेशंस की है। यूनाइटेड नेशंस की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर काम करती है। इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की भी नींव रखी गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, 6 प्रमुख अंग हैं, उनमें से एक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को हटाना, एजुकेशन, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, यानी कि देशों को साथ लाकर सोशल और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन पर काम करना। इसके अलावा डेटा और रिपोर्ट तैयार करना, ये दुनिया भर से जो डेटा है उसको इकट्ठा करती है, रिपोर्ट्स इकट्ठा करती है, और साथ ही साथ पॉलिसी जो मेकिंग है उसमें मदद करती है। इसके साथ साथ ये जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो इक्वालिटी है उस पर भी काम करती है। ये जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और जो राइट्स हैं उनकी रक्षा का काम करने का काम ये करता है। इकोसॉक में अगर बात करें तो कुल 54 मेंबर कंट्रीज होते हैं, 3 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि 18 जो है वो बदलते रहेंगे, और 3 साल तक का हर एक का कार्यकाल जो होगा वो माना जाता है। ठीक। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये परिषद जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 3 डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल, उसको आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के केंद्र में रहती है। इसकी सदस्यता जो है वो 5 रीजनल ग्रुप्स के आधार पर दी जाती है कि इन 5 रीजनल एरियाज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे। ये 5 रीजनल जो एरियाज है वो कौन कौन से? अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोपियन, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन, और पश्चिमी यूरोप और अन्य देश। तो ये 5 हमारे पास क्षेत्रीय समूह है जहां से देशों को चुना जाता है रोटेशनल बेसिस पर। तो इकोसॉक के लिए भारत को एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और चीन के साथ चुना गया है। यानी कि इकोसॉक में केवल भारत को ही नहीं चुना गया है, बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन से भारत के साथ लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और चाइना को भी चुना गया है।
यानी कि 4 मेंबर्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं इस रीजन को। भारत के अलावा और जो देश चुने गए, 18 देशों को चुना गया है। वो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी, चाड, चाइना, क्रोएशिया, इक्वाडोर, फिनलैंड, जर्मनी, लेबनान, मोजाम्बिक, नॉर्वे, पेरू, सियरा लियोन, सेंट किट्स एंड नेविस, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और अमेरिका को चुना गया है। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्यों की संख्या 54 है। प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों को महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है। भारत का 3 वर्षों का कार्यकाल जो है वो 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। ठीक। भारत को 187 वोटों में से 181 वोट जो है वो मिले हैं, जो दिखाते हैं कि ग्लोबल जो एक समर्थन है वो भारत को यहाँ पर मिला है। भारत का 18वां कार्यकाल है। इसके पहले भारत 2008-2020 के बीच में लगातार 4 बार यहाँ पर मेंबर रह चुका है, लगातार 4 बार, लगातार 12 सालों तक। फिर अगला है भारत 2025-28 के पीरियड के लिए IIAS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल असेंबली में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस IIAS यानी कि हिंदी में देखें तो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन संस्थान का अध्यक्ष बना है। 2025 से 2028 के लिए यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। पहली बार जो है भारत यहाँ का अध्यक्ष बना है और पहली बार ये भी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के 100 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष का चुनाव मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। 1998 से भारत जो है वो IIAS का सदस्य है और चुनाव में भारत ने श्री वी श्रीनिवास को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। तो अध्यक्ष बना है भारत, लेकिन भारत की तरफ से वहां पर कौन रिप्रेजेंट करेगा अध्यक्ष के रूप में? श्री वी श्रीनिवास वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए और भी कई सारे देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, लेकिन भारत यहाँ पर जीता है, भारत यहाँ पर बन गया है। IIAS एक ग्लोबल महासंघ है, इसमें 31 मेंबर कंट्रीज, 20 राष्ट्रीय अनुभाग और 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन पर साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना है, इसका ऑब्जेक्टिव। IIAS का एक जो रिलेशनशिप है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी है, खासतौर से जो सीपा यानी कि कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और UN पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के माध्यम से इसका संबंध यूनाइटेड नेशंस के साथ भी है। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक, इतना यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है देश का पहला इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है भारत जेन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो चैट जीपीटी है, चाहे वो ग्रॉक हो, चाहे वो जेमिनी हो गूगल का, ठीक, या अलग अलग और भी कई सारे हैं, जैसे चाइना का डीप सीक है। तो ये सारे क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। और भारत भी एक इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने का काम कर रहा था और यहाँ पर अगर देखें तो भारत का पहला इंडिजिनस लार्ज जो लैंग्वेज मॉडल है उसका नाम यहाँ पर रखा गया है भारत जेन। ठीक। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत जेन यानी कि भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित यानी गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया गया है। भारत जेन जो है वो 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली क्या होते हैं? ये नाम नहीं जाहिर है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार के डेटा पर ट्रेन किया जाता है। ये डेटा टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो और वीडियो हो सकती है और इन्हें कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन लैंग्वेज है और मल्टीमीडिया उसको समझने और उसको एनालाइज करने के कैपेबल बनाया जाता है। ठीक। चैट जीपीटी का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इसे नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी कि NMICPS IIT बॉम्बे में टेक्नोलॉजी इनोवेशन
और आईओई के लिए टीआईएस फाउंडेशन द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और, भारत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, ये डेवलप भी किया, लेकिन भारत का एक एक नियम है, या भारत ने मान के रखा है कि भारत का जो एआई मॉडल होगा या भारत का जो एलएलएम होगा वो एथिकल होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय मूल्यों पर आधारित नैतिक, समावेशी यानी कि एथिकल, समावेशी मतलब इंक्लूसिव, बहुभाषी यानी कि मल्टी लैंग्वेज वाली एआई को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और शासन में क्षेत्र विशिष्ट सॉल्यूशंस प्रदान करना, और स्थानीय भाषा बोलने वाले एआई संचालित ग्रामीण टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, जिससे कि जो ग्रामीण लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक, ये जो पहल है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सपोर्टेड है। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज और भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद, इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी तारीख ध्यान रखनी है, इसका उद्घाटन कब किया गया है? 6 जून 2025 को किया गया है। 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब रेल ब्रिज और अंजी नदी, जो कि चिनाब नदी की एक सब्सिडरी है, सहायक नदी है, उस पर अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये जो पुल है ये रियासी जिले के कौरी और बक्कल को जोड़ेगा। चिनाब रेल ब्रिज रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा, और उसकी जो लंबाई है वो 1315 मीटर है। तो आपको ये ऊंचाई ध्यान रखनी है, आर्च ब्रिज है ये ध्यान रखना है, और उसकी लंबाई 1315 मीटर है, आपको ये भी याद रखना है। अब ये एक ऐसी जगह पर बनी है जो हिमालयन रेंज है, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ेगा, तो इसलिए उस लायक बनाया गया है कि ये भूकंप का सामना कर सके, और 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप का सामना ये कर सकता है। 40 टन टीएनटी तक के विस्फोट, -20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, और 266 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो हवा है उसको सहन करने की कैपेसिटी ये अपने अंदर रखता है। निर्माण किया है कोंकण रेलवे कारपोरेशन द्वारा, और इसकी जो नींव है, इसका जो फाउंडेशन है उसको आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने डिजाइन किया है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर जो भूकंपीय विश्लेषण है यानी कि अर्थक्वेक एनालिसिस है वो की थी। जबकि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ने ये इंश्योर किया था कि जो पुल है वो विस्फोट एक्सप्लोजन प्रतिरोधी हो। ठीक, इस पुल का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि 8 पुलों में से एक के खराब हो जाने पर भी स्थिर और कार्यशील बना रहेगा, जिससे ट्रेनें जो है वो धीमी गति से यहाँ पर चल सकेंगी। ठीक, रुकेगा नहीं काम। इस पुल के निर्माण में 29,880 टन स्टील का उपयोग किया गया, और इसका माना जा रहा है कि 120 साल तक ये पुल जो है वो सस्टेन करेगा। 120 साल इसकी जो उम्र है वो यहाँ पर मानी जा रही है। जो अंजी खाद ब्रिज है भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज होने के साथ ही साथ चिनाब रेल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो दो पुलों की बात यहाँ पर हो रही है, एक तो चिनाब जो भारत का सबसे ऊंचा बिल है, और दूसरा अंजी खाद ब्रिज जो अंजी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, और चिनाब नदी पर बने हुए चिनाब रेल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे ऊंचा जो पुल है भारत का वो है रेल ब्रिज। ध्यान रखिएगा, रेलवे ब्रिजेस की बात हो रही है। चिनाब और अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी कि यूएस बीआरएल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो 272 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। ठीक, हिमालयन इलाके से गुजरती इस रेल लाइन में 36 सुरंगें पड़ेंगी जो 119 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, बस इतना, बाकी चीजें नहीं ध्यान रखनी है। फिर आता है 2025-26 सत्र के लिए एपीओ की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण करी है। तीसरी सदस्यता और अध्यक्षता की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, तो भारत ने हाल ही में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एपीओ की 2025-26 के सेशन के लिए जो अध्यक्षता है, जो प्रेसिडेंटशिप है, जो चेयरमैनशिप है वो यहाँ पर ग्रहण करी है। ये जिम्मेदारी उसको जकार्ता इंडोनेशिया में 20-22 मई 2020 के बीच में 25 के बीच में आयोजित 67 गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान उसको दी गई है। तो कब मिली है ये ध्यान रखना है। भारत ने 67 गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान आधिकारिक रूप से यह अध्यक्षता जो है वो ग्रहण
करी है। अब एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि एपीओ है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय जापान के टोक्यो में है। सदस्य संख्या कितनी है इसकी? 21 देश जो है वो उसके मेंबर हैं। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में संगठन की प्रमुख प्राथमिकताओं में एपीओ विजन 2023 के विकास और क्रियान्वयन यानी कि डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा देना, हरित उत्पादकता यानी कि ग्रीन प्रोडक्टिविटी 2.0 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक ढांचे के रूप में, एक फ्रेमवर्क के रूप में विस्तारित करना, और डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोत्साहित करना इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर आता है मिजोरम जो है वो देश का पहला, गोवा देश का दूसरा और त्रिपुरा देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो बन गया है। पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा किसी भी जगह को, किसी भी राज्य को तब दिया जाता है जब वहां पर जो लिटरेसी है, जो साक्षरता है वो 95% से ज्यादा हो जाती है। मई 2025 में भारत के दो राज्यों मिजोरम और गोवा ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की थी, और जून 2025 में त्रिपुरा जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, तीसरा है। तो इनकी नंबरिंग ध्यान रखनी है, पहले नंबर पे सीक्वेंस ध्यान रखना है। पहले नंबर पर हमारा है मिजोरम सबसे पहला, दूसरा कौन बना? दूसरा बना गोवा, और तीसरा कौन बना है? तीसरा बना है हमारा त्रिपुरा बना है। ठीक है। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2023-24 का है, उसके अनुसार वर्तमान में मिजोरम की जो लिटरेसी रेट है वो 98.2% तक पहुंच गई है। ठीक। अब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से अगर किसी राज्य जिले की जो लिटरेसी रेट है वो 95% से ज्यादा है और 18 साल से ऊपर के सभी जो नागरिक हैं वो पढ़ने लिखने की जो मूलभूत योग्यता है, जो बेसिक जो कैपेबिलिटी है वो रखते हैं, तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सकता है। इसके पहले जून 2024 में लद्दाख जो है वो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला यूटी बना था। तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? तो वो है हमारा लद्दाख। अब बात कर लेते हैं गोवा की जो दूसरा है। राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्यों में पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है। तो गोवा के 39वें राज्य स्थापना दिवस जो कि 30 मई 2025 था, उसमें वहां के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं, उन्होंने गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% लिटरेसी के स्टैंडर्ड को पार कर लिया है। ठीक है। त्रिपुरा की बात अगर करें तो 23 जून 2025 को इसकी घोषणा करी गई थी और इस तरीके से त्रिपुरा देश का तीसरा राज्य बन गया पूर्ण साक्षर। और वर्तमान में त्रिपुरा की जो लिटरेसी रेट है वो 95.6% है। उल्लास योजना के तहत ये भी हुआ। और उल्लास योजना 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई थी। भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर यानी कि फुल लिटरेट बनाने का इसका ऑब्जेक्टिव है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है ये। इसके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या हैं? मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण कौशल, मूलभूत शिक्षा, व्यवसायिक कौशल, निरंतर शिक्षा। ये जो प्रोग्राम है ये मुख्य रूप से 15 वर्ष से ज्यादा की उम्र के जो वयस्क हैं उनको टारगेट करता है, खासतौर से उनको जिन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं करी है। फिर एक इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की डेट जरूर से जरूर याद रखनी है और साथ ही साथ जो पहलगाम का हमला हुआ था उसकी तारीख भी आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहाँ अगर देखें तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी। ये जो तारीख है पहलगाम हमले की ये आपको ध्यान रखनी है, 22 अप्रैल 2025 को। ठीक। और यहाँ इसके बाद जो एक माहौल बना उस माहौल की परिणति है क्या? ये ऑपरेशन सिंदूर। ठीक। और इसके बाद 7 से 10 मई 2025 के बीच में पाकिस्तान और जो पीओके है इसमें 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और मिसाइल हमला कर उसे करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। और इस पूरे जो सिस्टम है जो ये जवाब दिया गया उसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर का। इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना की एक संयुक्त रणनीति के तहत
मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर युद्ध क्षमताएं, स्वदेशी हथियार प्रणालियां और एयर डिफेंस नेटवर्क का एकीकृत उपयोग किया गया। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी जो ड्रोन्स वगैरह है वो भेजे गए थे, तो हमारा जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसने उनको नष्ट किया और भारत में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना को तटीय क्षेत्र तक ब्लॉक रखा और कराची पोर्ट को निशाना बनाने की तत्परता भी यहां पर दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया गया। 6 पाकिस्तानी सैन्य एयरबेसों और यूवी कमांड हब्स को निशाना बनाया गया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल स्थगित किया गया है, इसको खत्म नहीं किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। और इसी के बाद भारत की जो नीति है उस नीति में एक बदलाव देखने को मिला। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब से किसी भी आतंकी हमले को भारत के ऊपर युद्ध माना जाएगा, युद्ध की घोषणा माना जाएगा और उसी के तहत भारत के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। उसको एक्ट ऑफ वार मानकर जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव कर सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य प्रक्रिया की नई डेडलाइन जो है वो स्थापित करी। इसको हम लोग इतना रख लेते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नई वाली जो घटनासार आई है, इसमें पुरानी वाली घटनासार की चीजें भी ओवरलैप कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर केवल वही चीजें पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पिछली वाली घटनासार में नहीं पढ़ी हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमें केवल 100 पेजेस के आसपास ही यहाँ पर इस घटनासार को करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी करके इसको आपको खत्म कर दूं, जिससे कि आपका ये वाला पोर्शन तैयार हो जाए और इसको मल्टीपल रिवाइज भी कर सकें। तो ये जो 100 पेज के आसपास हम लोग को यहाँ पर इस घटनासार को करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 100 पेजेस होने वाले हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100 200 या अगर ज्यादा भी हम पॉसिबल हो पाए तो इतने इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम के लिए, जैसे पिछली बार मैंने पीसीएस के एग्जाम में 200 एमसीक्यूज करवाए तो बहुत सारे एमसीक्यूज वहां से आपको एग्जाम में देखने को मिले, उनके जैसे ही सेम एज वेल एज मिलते जुलते एमसीक्यूज आपको वहां पर देखने को मिले थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को खत्म करने के बाद मैं वो आपको एक सफिशियंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी करवा दूं। तो इसको इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।